नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पंडित आपका अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं, जहां हम आपको हर बार एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी सुनाते हैं। अगर आप भी मेरी तरह क्राइम स्टोरी में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक और दर्दनाक कहानी पर नज़र डालने जा रहे हैं, शिबा सिरोही और हाजी इस्लाल की प्रेम कहानी और अपराध पर, जिसने 2008 और 2024 में उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। सदियों पहले प्रेमी एक दूसरे का साथ पाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते थे, लेकिन आज की दुनिया में लोग अपने प्यार को पाने के लिए जान देने को तैयार हैं। आज हम एक ऐसी ही प्रेम कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहां एक आदमी ने अपने जीवन के प्यार को पाने के लिए 3 हत्याएं की। यह वर्ष 2007 था। दिसंबर की एक ठंडी दोपहर में सूरज निकल आया था, जो कई दिनों की ठंड के बाद कुछ जरूरी गर्मी प्रदान कर रहा था। दुर्लभ सर्दियों की धूप का आनंद लेने के लिए शिबा सिरोही नाम की एक लड़की अपनी सहेली के साथ उत्तर प्रदेश के गंगानगर इलाके के राधा गार्डन नामक एक पार्क में गई। क्योंकि यह दोपहर का समय था, इसलिए पार्क में बहुत भीड़ नहीं थी। दोनों सहेलियां पार्क में घूम रही थीं। तभी शिबा ने अचानक देखा कि एक आदमी उसे घूर रहा है। पहले तो उसे यह अजीब लगा, लेकिन बाद में उसने यह सोचकर इसे नज़रअंदाज कर दिया कि वह बस अपनी खूबसूरती की वजह से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। थोड़ी देर बाद शिबा और उसकी सहेली पार्क से निकलकर घर लौट आई। हालांकि नज़र मिलाने के कुछ सेकंड बाद ही उस आदमी के लिए पहली नज़र में ही उससे प्यार करने के लिए काफ़ी थे। उस दिन से वह रोजाना अपनी कार से राधा गार्डन जाने लगा, इस उम्मीद में कि वह फिर से उससे मिल पाएगा। लेकिन वह कोई आम आदमी नहीं था। उस समय वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मीट कारोबारी था। कारोबार ने उसे बहुत अमीर बना दिया था और वह करोड़पति था। उसका पूरा नाम हाजी इस्लाल कुरैशी था और उसके पास उस दौर की कुछ सबसे महंगी कारें थीं, जिन्हें उस समय बहुत कम लोग खरीद सकते थे। हालांकि अपनी इतनी दौलत के बावजूद वह शिबा के पास जाने और उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हाजी इस्लाल जब भी शिबा से मिलने राधा गार्डन जाता था तो उसके दोस्त मोनू हमेशा उसके साथ होता था। इसलिए जब मोनू को पता चला कि हाजी को शिबा से प्यार हो गया है, तो उसने हाजी का संदेश उस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। हालांकि जब मोनू ने शिबा को बताया कि हाजी उससे प्यार करता है, तो उसने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा है। यह सुनकर हाजी इस्लाल का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए एक रेस्टोरेंट में शिबा से मिलने का प्रबंध किया। रेस्टोरेंट में शिबा थोड़ी उदास लग रही थी और उसने अपनी उदासी का कारण हाजी को बताया। शिबा ने बताया कि उसके पिता भारतीय सेना में कर्नल थे और उनकी मां एक निजी स्कूल में प्रिंसिपल थी। क्योंकि उसके पिता सेना में थे, इसलिए वह चाहते थे कि उनकी बड़ी बेटी शिबा उसके नक्शे कदम पर चलते हुए भारतीय सेना में शामिल हो। हालांकि स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ ऐसी बाधाएं आई, जिनकी वजह से वह सेना में भर्ती नहीं हो पाई। पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके परिवार ने उनके लिए एक उपयुक्त वर की तलाश शुरू की। उसके पिता उनकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करना चाहते थे जो भारतीय सेना में सेवारत हो। इस खोज के दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसे युवक से हुई जो न केवल सुंदर था, बल्कि सेना में कैप्टन के पद पर भी था। शिबा के पिता ने पहले अपनी बेटी से शादी के प्रस्ताव पर चर्चा की और फिर कैप्टन से संपर्क किया। संयोग से दोनों ने तुरंत प्रस्ताव पर सहमति जताई और इसके तुरंत बाद शिबा और सेना के कैप्टन ने शादी कर ली। अपनी शादी के बाद शिबा अपने पति के साथ भारत की राजधानी दिल्ली चली गई, क्योंकि वहीं उनका परिवार था। हालांकि शादी के कुछ ही महीनों बाद शिबा और उनके परिवार को एक भयानक त्रासदी का सामना करना पड़ा। उनके पिता का निधन हो गया। शिबा की एक छोटी बहन थी, जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन इससे पहले कि यह हो पाती, उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए।
सीबा अपने पति के साथ रहती थी, जबकि उसकी माँ और छोटी बहन अकेली रहती थी। हालांकि वे संपन्न परिवार से थे, इसलिए सीबा की माँ और बहन ने व्यवसाय में उतरने का फैसला किया। इसके बाद वे दोनों दुबई चली गई और कपड़ों का व्यवसाय शुरू करने के लिए एक दुकान किराए पर ली। इसी दौरान सीबा की माँ और बहन अक्सर भारत और दुबई के बीच यात्रा करती रहीं। इस बीच दुबई में उनका व्यवसाय काफ़ी अच्छा चलने लगा, लेकिन दूसरी ओर सीबा की शादीशुदा जिंदगी में दरारें आने लगी। सीबा ने हाजी को बताया कि उसका पति अक्सर अपनी नौकरी के कारण महीनों बाहर रहता था। हालांकि समय के साथ उनके बीच की दूरियां इतनी बढ़ गई कि आखिरकार सीबा ने कहा कि वह अब शादी को जारी नहीं रख सकती, क्योंकि उसका पति उसे समय नहीं दे पाता, साथ ही उनके विचार और मूल्य मेल नहीं खाते। इसलिए दोनों ने अपने परिवार की सहमति से अलग होने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी और असलियत में सीबा मेरठ जिले के गंगानगर इलाके में रहती थी। जिस समय सीबा की मुलाकात हाजी इस्लाल से हुई, उस समय भी उसका तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा था। चूँकि हाजी सीबा को पसंद करता था, इसलिए उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उसके तलाक को जल्दी करवाने में मदद की। एक बार जब सीबा का कानूनी तौर पर तलाक हो गया तो वह पूरी तरह से आज़ाद हो गई और ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उसने आगे की पढ़ाई भी शुरू कर दी। इस वजह से वह अपना ज़्यादातर समय मेरठ में ही बिताती थी। हालांकि वह कभी कभी अपने परिवार के कारोबार के लिए दुबई भी जाती थी। हालांकि जब भी सीबा भारत में होती तो अक्सर हाजी से मिलने जाती और इन मुलाकातों के दौरान ही उसके मन में भी धीरे धीरे उसके लिए भावनाएं विकसित होने लगी। चूँकि हाजी करोड़पति था, इसलिए उसने प्यार के नाम पर सीबा पर खूब पैसे लुटाए। सीबा की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। वह अपनी माँ और बहन के व्यवसाय में मदद करती थी। उसके प्रेमी हाजी इस्लाल ने उसे पैसे दिए और वह जब चाहे कॉलेज आ सकती थी, जा सकती थी। हालांकि कॉलेज में अपने समय के दौरान सीबा के जीवन में एक नया व्यक्ति आया, सुधीर उज्ज्वल, जो उसी कॉलेज में मास्टर ऑफ कॉमर्स का छात्र था। साथ में पढ़ते पढ़ते दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सुधीर उज्ज्वल के दिल में भी सीबा के लिए भावनाएं पनपने लगीं और वह उससे एक तरफा प्यार करने लगा। हालांकि उनका रिश्ता काफ़ी मजबूत था, क्योंकि सीबा कॉलेज में सुधीर से लंबी लंबी बातें करती थी और कभी कभी वे कॉफ़ी पीने या खाना खाने के लिए किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट में भी चले जाते थे। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान हाजी इस्लाल भी उसकी ज़िंदगी में था। सुधीर इस बात से अनजान था, इसलिए एक दिन उसने सीबा को कॉलेज में बुलाया और उससे अपने प्यार का इजहार किया। हालांकि सीबा ने जवाब में कुछ नहीं कहा और शांति से चली गई। यह देखकर सुधीर थोड़ा उलझन में पड़ गया, क्योंकि उसे अपने प्रपोजल का कोई जवाब नहीं मिला था। कई दिन बीत गए और सीबा कॉलेज जाती रही, सुधीर से मिलती रही। हालांकि रोजाना की बातचीत के बावजूद जब भी सुधीर ने अपने प्रस्ताव पर हाँ या ना में जवाब मांगा, सीबा ने कभी उसे जवाब नहीं दिया। सच तो यह था कि वह सोच रही थी कि उसका भविष्य हाजी के साथ उज्जवल होगा या सुधीर के साथ। इस दौरान सीबा हर छोटी छोटी बात पर ध्यान दे रही थी, लेकिन अंत में नाम और पद के मामले में सुधीर और हाजी के बीच का अंतर उसके सामने स्पष्ट हो गया। सीबा को एहसास हुआ कि एक तरफ हाजी इस्लाल था, जिसके पास अपार धन था, और दूसरी तरफ सुधीर उज्ज्वल था, जो बिना किसी नौकरी के एक सामान्य कॉलेज छात्र था। एक बार फिर पैसा जीत गया और सीबा ने हाजी इस्लाल को चुना। वह न केवल हाजी के साथ घूमने गई, बल्कि राजधानी दिल्ली में उनके द्वारा खरीदे गए फ्लैट में भी जाने लगी। वे वहां एक साथ कई दिन बिताते। इस बीच सीबा ने सुधीर को एक पल के लिए भी एहसास नहीं होने दिया कि वह हाजी इस्लाल नाम के एक शख्स से प्यार करती है। इसी वजह से वह सुधीर को बखूबी संभाल पाती थी और कॉलेज में कई बार उसका इस्तेमाल भी करती थी। लेकिन सीबा और हाजी के रिश्ते से अनजान सुधीर ने सीबा से शादी करने के सपने भी देखे थे। इसी वजह से एक समय सीबा को भी लगा कि सुधीर शायद उसका पीछा करना कभी बंद न करे। दरअसल सुधीर ने कॉलेज में ही सीबा से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया था।
और उससे भी आगे बढ़कर वह उसे घर पर भी बुलाने लगा था। इसी वजह से शिवा ने अपने बॉयफ्रेंड हाजी इस्लाल को सुधीर के बारे में बताया और उसे उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। इस दौरान जब शिवा हाजी के साथ होती थी तब भी सुधीर उसे कई बार फ़ोन करता था। उसके बाद शिवा ने हाजी को बताया कि यह लड़का उसके कॉलेज में पढ़ता है और उससे प्यार करने लगा है, लेकिन वह उससे बात नहीं करना चाहती। इसके बावजूद वह उसे परेशान करता है। इधर शिवा ने हाजी इस्लाल को यह एहसास दिलाया कि सुधीर उसके कॉलेज का ही एक आम लड़का है जिससे उसकी सामान्य दोस्ती है, लेकिन अब वह उसे रोज़ाना परेशान कर रहा है। हालांकि यह सुनने के बाद हाजी ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, वह एक दिन उस लड़के से आमने सामने मिलेंगे और उससे बात करेंगे। लेकिन इसके बावजूद शिवा ने हाजी को और भड़काते हुए कहा कि वह लड़का कभी कभी अपने 2 दोस्तों के साथ मेरे रास्ते में आ जाता है और फिर वे तीनों मुझे रोकते हैं और मुझसे शादी का प्रस्ताव स्वीकार करने को कहते हैं। उस समय तक शिवा धीरे धीरे हाजी के मन में सुधीर के खिलाफ जहर भर रही थी, लेकिन जब उसने रास्ते में रोके जाने का जिक्र किया तो हाजी इस्लाल भी सुधीर और उसके दोस्तों पर भड़क गया। इसके बाद हाजी ने शिवा से सुधीर के 2 दोस्तों के नाम पूछे तो शिवा ने बताया कि वे सुनील ढाका और पुनीत गिरी हैं। इस समय तक हाजी को लगने लगा था कि शिवा उसकी औरत है और उसे उससे कोई दूर नहीं कर सकता। शिवा की सारी बातें सुनने के बाद हाजी इस्लाल इतना भड़क गया कि उसे लगा कि सुधीर और उसके दोस्तों ने हद पार कर दी है। इसलिए हाजी इस्लाल ने अब अपने संपर्कों और ताकत का इस्तेमाल करके सुधीर और उसके 2 दोस्तों को मरवाने का फैसला कर लिया। इसके बाद हाजी ने सबसे पहले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उन तीनों के बारे में जानकारी जुटाई और पता लगाया कि वे कहाँ रहते हैं। फिर उसे पता चला कि 27 वर्षीय सुनील ढाका ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और वह भारतीय रेलवे में ठेकेदार के तौर पर काम कर रहा है। इस बीच 22 वर्षीय पुनीत गिरी सुधीर के साथ मेरठ कॉलेज में पढ़ रहा था और दोनों एक ही हॉस्टल में रहते थे। सुधीर के बारे में शिवा ने हाजी को पहले ही बता दिया था। अब मेरठ शहर में गुदरी बाजार नाम का एक बाजार है जिसके पास हाजी इस्लाल का फार्म हाउस था। तब हाजी ने अपने गर्लफ्रेंड शिवा से कहा कि तुम सुधीर और उसके 2 दोस्तों को कम से कम एक बार इस फार्म हाउस पर लाने के लिए कोई बहाना बनाओ, उसके बाद जो करना होगा मैं कर लूँगा। यह सुनकर शिवा अपने बॉयफ्रेंड के इरादे समझ गई और उसे एहसास हो गया कि वह सुधीर और उसके दोस्तों से छुटकारा पाने वाली है। फिर 22 मई 2008 की तारीख आई। उससे 1-2 दिन पहले ही शिवा ने सुधीर और उसके 2 दोस्तों पुनीत और सुनील को बता दिया था कि वह उन्हें एक खास जगह पर ले जाएगी। इसलिए 22 मई की शाम को शिवा सुधीर और उसके 2 दोस्तों को हाजी के फार्म हाउस पर ले आई। फिर उसने उससे कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम सब किसी बहुत ज़रूरी व्यक्ति से मिलो और इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उसके बाद हाजी इस्लाल और उसके कुछ दोस्त फार्म हाउस पर पहुँचे और हाजी शिवा के 3 दोस्तों के साथ बैठ गया। लेकिन कुछ ही देर बाद शिवा वहाँ से चली गई और फिर हाजी के दोस्तों ने उनके सामने टेबल पर शराब की बोतलें और कुछ स्नैक्स रख दिए। हाजी ने खुद सुनील, सुधीर और पुनीत के गिलासों में ड्रिंक्स डाली और उन्हें पीने के लिए कहा। उस समय हाजी इस्लाल उनके ठीक सामने बैठा था, लेकिन फार्म हाउस के आसपास करीब 12-14 आदमी और मौजूद थे। सुधीर ने शिवा को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। जब हाजी ने यह देखा तो वह भारी आवाज़ में बोला, तुम फ़ोन पर क्या कर रहे हो? बस वही करो जो तुम्हें बताया गया है। यह सुनकर शिवा के 3 दोस्तों ने टेबल से अपने अपने ड्रिंक्स उठाए और पीना शुरू कर दिया। इसके बाद हाजी इस्लाल ने उनके गिलास में एक और ड्रिंक डाली और उन्हें इसे फिर से ख़त्म करने के लिए कहा। अब दबाव में आकर सुनील, सुधीर और पुनीत को इसे पीने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उसके बाद हाजी उनके गिलास भरता रहता था और उन्हें एक के बाद एक गिलास पीना पड़ता था। आखिरकार तीनों अत्यधिक शराब पीने के कारण बेहोश हो जाते हैं और तभी हाजी इस्लाल अपने असली इरादे प्रकट करता है। असल में हाजी ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया था
और सभी ने मिलकर सबसे पहले सुनील, सुधीर और पुनीत को लोहे के पाइप से पीटना शुरू किया। हालांकि हाजी इस्लाल ने अपना पूरा गुस्सा सुधीर उज्जवल पर उतारा, क्योंकि वह ही था जो शिवा के साथ भविष्य के सपने देख रहा था। शुरू में हाजी ने सुधीर और उसके 2 दोस्तों को पीटने और उन्हें छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन इस दौरान हाजी इस्लाल ने भी इतनी शराब पी ली थी कि वह पूरी तरह से खुद पर नियंत्रण खो चुका था। इसलिए थोड़ी देर बाद हाजी ने अपने भाई से पिस्तौल ली और सुनील, सुधीर और पुनीत को एक एक करके गोली मार दी। उसके बाद उनके शरीर से भारी मात्रा में खून बह रहा था, लेकिन हाजी इस्लाल का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। हालांकि उन्हें गोली मारने के बाद वह थोड़ी देर के लिए अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया, कुछ गहरी सांसें ली और पानी पिया। फिर वह अपने कमरे में गया, एक तलवार निकाली और उससे उन तीनों का गला काट दिया। इसके बाद उन्होंने तीनों शवों को घसीटकर फार्म हाउस के प्रवेश द्वार पर रख दिया। क्योंकि सभी ने शराब पी रखी थी, इसलिए फार्म हाउस में मौजूद सभी 12 से 14 लोग सो गए। इस बीच 22 मई 2008 की पूरी रात बीत गई, लेकिन उन्होंने शवों को फार्म हाउस के प्रवेश द्वार पर छोड़कर गलती की, क्योंकि लाशों से खून बाहर बहने लगा था और प्रवेश द्वार के पास सीढ़ियों तक पहुंच गया था। 23 मई 2008 की सुबह तक खून सीढ़ियों के नीचे रिस चुका था। जब कुछ लोग फार्म हाउस के पास से गुजरे तो उन्होंने सीढ़ियों के पास एक लाल पदार्थ देखा। कुछ लोगों ने इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन पास से गुजर रहे एक व्यक्ति ने पास जाकर देखा और पाया कि लाल पदार्थ वास्तव में खून था। इसके बाद वह व्यक्ति हाजी इस्लाल के फार्म हाउस के दरवाजे पर जोर जोर से पीटना शुरू कर देता है, जिससे कुछ लोग जाग जाते हैं। जो लोग जाग गए थे वे गेट के बाहर आते हैं और उस व्यक्ति को शांत होने के लिए कहते हैं। फिर कुछ लोग तीनों शवों को उठाते हैं, उन्हें कार के कवर और चादर में लपेटते हैं और उन्हें लाल टाटा सफारी में रखने की कोशिश करते हैं। अब तक हाजी इस्लाल भी जाग चुका था और उसने अपने दोस्तों को निर्देश दिया कि वे लाशों को गाड़ी से बाहर निकाल कर 2 लाशों को गाड़ी की डिक्की में रखें और एक को गाड़ी की पिछली सीट के नीचे रख दें और लाशों को ले जाकर किसी नदी में फेंक दें और गाड़ी को लाकर साफ कर दें। हालांकि जब गाड़ी का ईंधन खत्म हो गया तो वे गाड़ी को वहीं छोड़कर वापस आ गए, क्योंकि लोग वहां से गुजर रहे थे, जिससे उनके लिए योजना के अनुसार आगे बढ़ना असंभव हो गया। अगर वे एक एक करके शवों को फेंकना शुरू करते तो कोई न कोई उन्हें जरूर देख लेता। लेकिन 23 मई को सुबह 11:45 पर कुछ लोग लावारिस कार के पास पहुंचे, क्योंकि उन्होंने देखा कि यह काफ़ी समय से यहाँ खड़ी थी। जब उन्होंने अंदर झांका तो उन्होंने पिछली सीट पर खून के धब्बे और उसके नीचे एक आदमी को मुंह के बल लेटा हुआ देखा। अब यह देखकर वह लोग घबरा जाते हैं और हंगामा करने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में मौके पर काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है और कुछ लोग कहने लगते हैं कि कार की पिछली सीट के नीचे एक लाश है। इसी बीच कोई पुलिस को इसकी सूचना दे देता है और कुछ ही देर बाद पास के थाने से कुछ पुलिस अधिकारी हिंडन नदी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। एक कार मैकेनिक को गाड़ी का ताला खोलने के लिए बुलाया जाता है और जब अधिकारी पिछली सीट के नीचे देखते हैं तो चौंक जाते हैं। उसके बाद पुलिस कार की डिक्की को भी खोलती है और अंदर जो कुछ पाती है वह और भी चौंकाने वाला होता है। अंदर 2 और लाशें थीं और तीनों पीड़ितों को बेरहमी से पीटा गया था और उनकी गर्दन पर गहरे घाव थे। साथ ही कार से एक चादर बरामद हुई। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पुलिस तुरंत फोरेंसिक विशेषज्ञों को घटनास्थल पर बुलाती है। फोरेंसिक टीम को पता चलता है कि तीनों पीड़ितों को गोली भी मारी गई थी। फोरेंसिक जांच पूरी होने के बाद पुलिस एम्बुलेंस बुलाती है और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजती है। जांच के दौरान पुलिस को एक पीड़ित की पैंट की जेब से एक सेल फोन मिलता है और बाद में इस सेल फोन से पीड़ितों की पहचान करने में मदद मिलती है। शाम तक सुनील, सुधीर और पुनीत के परिवार वाले अस्पताल पहुंचते हैं और तब पुलिस को पता चलता है कि सुधीर और पुनीत मेरठ कॉलेज के छात्र थे
उसी शाम तक यह खबर मीडिया में आ चुकी थी और अगली सुबह 24 मई को राष्ट्रीय समाचार चैनलों ने भी इस खबर को कवर किया था। मेरठ कॉलेज के छात्रों को पता चला कि उनके 2 साथी छात्रों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, तो जवाब में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और मांग की कि मेरठ शहर को 1 दिन के लिए बंद कर दिया जाए। उस समय स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि पुलिस को अपनी जांच तेज करनी पड़ी और कार के रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके उन्होंने जल्दी से पता लगा लिया कि कार किसकी है। कुछ ही देर बाद पुलिस हाजी इसलाल के घर पहुंची, लेकिन वह पहले ही भाग चुका था। हालांकि जांच के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने जब हाजी इसलाल से पूछताछ शुरू की तो उसने तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया। इसके बाद हाजी ने अपनी पूरी कहानी बताई और बताया कि उसने यह तीनों हत्याएं अपनी गर्लफ्रेंड सीबा सिरोही के कहने पर की हैं। इस पूछताछ में हाजी इसलाल ने अपने भाई समेत कुल 12 लोगों के नाम बताए। इसके बाद पुलिस की टीमें सभी 12 लोगों को पकड़ने के लिए गई और एक स्पेशल टीम सीबा को गिरफ्तार करने के लिए गई और उसे थाने लेकर आई। इसके बाद पुलिस ने हत्याओं के पीछे की पूरी कहानी, चार्जशीट और कुछ गवाहों की गवाही दर्ज करके आधिकारिक तौर पर केस कोर्ट में पेश किया। हालांकि 2008 से कोर्ट में चल रहा यह केस 2024 तक खत्म नहीं हुआ है। चार्जशीट दाखिल करने के 16 महीने बाद यानी 2010 में तीनों हत्याओं की आरोपी सीबा को जमानत मिल गई। उसने तुरंत दुबई का वीजा लिया और वहां अपनी मां और बहन के पास रहने चली गई। इसके बाद सीबा कई सालों तक दुबई में आराम से जिंदगी गुजारती रही। इस बीच मेरठ जिला एवं सत्र न्यायालय में यह मामला धीरे धीरे चलता रहा और पीड़ित परिवार न्याय की प्रतीक्षा में 16 साल का लंबा समय गुजारते रहे। फिर जुलाई 2024 में इस मामले की अंतिम सुनवाई तय हुई और सीबा को दुबई से भारत वापस बुलाया गया। हालांकि सीबा बिना किसी परेशानी के भारत वापस लौट आई। दरअसल हाजी इसलाल ने केस जीतने के लिए वकीलों पर खूब पैसा खर्च किया था और सीबा को पूरा भरोसा था कि वे सफल होंगे। हालांकि अंतिम अदालती सुनवाई से पहले ही हाजी इसलाल के 2 दोस्तों की मौत हो गई थी। लेकिन फिर 16 साल बाद 5 अगस्त 2024 को मेरठ जिला एवं सत्र न्यायालय ने आखिरकार इस मामले में अपना फैसला सुनाया। अपने फैसले के दौरान जज ने इस मामले में हाजी इसलाल और सीबा समेत कुल 10 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा जब हत्या की गई तब हाजी इसलाल का एक दोस्त नाबालिग था, जिसके कारण उसे विशेष गृह किशोर न्यायालय में रखा गया था। जब फैसला सुनाया गया तो अदालत में भारी भीड़ थी और कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच सभी आरोपियों को जेल ले जाया गया। हालांकि सीबा, हाजी इसलाल और उसके अन्य साथियों ने कहा कि वे जिला एवं सत्र न्यायालय के फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। लेकिन इन 16 वर्षों में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तीनों पीड़ितों के परिवारों ने क्या क्या सहा होगा। फिलहाल आरोपियों ने मेरठ जिला एवं सत्र न्यायालय के फैसले को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की है और मामला अभी भी वहां चल रहा है। हम इस मामले पर नज़र रखेंगे और भविष्य में कोई नया अपडेट आएगा तो हम उसे अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में ज़रूर शेयर करेंगे। तो इसी के साथ इस सनसनीखेज गुदरी बाजार ट्रिपल मर्डर केस यहीं ख़त्म होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस चैनल पर आने वाली इस तरह की कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।